गुड इवनिंग दोस्तों। जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का है, मतलब रासायनिक आबंधन। हाँ, ये एक नया चैप्टर है। ये फुल नया चैप्टर है और ये हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर जो हम लोग आइसोमेरिज्म चैप्टर में कुछ जो छोड़ के आए, टॉटामेरिज्म में वो हाइड्रोजन का इधर उधर जाना, उसको समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग को क्या क्या है, क्या नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए। सबसे पहले केमिकल जो बॉन्डिंग है तो इसके मतलब होता क्या है। तो देखो, दो आइटम के बीच में जो फोर्स लगता है, दो आइटम है, ठीक है, दो आइटम जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ये दोनों सोडियम क्लोराइड बोलते हो, उसको बोलते हो। तो क्यों बोलते हैं हम इसको सोडियम क्लोराइड, क्या ये करता है, कौन सा ये बंध बनाता है जो हम इसको एक साथ बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब जैसे NaCl का ही नहीं, सोडियम कैल्शियमाइड का ही नहीं बोल सकते हैं, Na सोडियम क्लोराइड ही क्यों बोलते हैं। तो यही बताता है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग में यही पढ़ना होता है कि दो आइटम के बीच के फोर्स जो लगता है, मतलब दो आइटम जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है ना, दो आइटम जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, उसको पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये दो आइटम को बांधने का एक तरीका है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग का जो रासायनिक आबंधन है, इसका दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? अणु के बीच का बंध और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर जो बंध बनता है और आइटम के अंदर जो बंध बनता है। दो, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक आइटम के अंदर, ठीक है, एक अणु के अंदर बंध बनेगा तो एक परमाणु के अंदर। तो इंटर एटॉमिक जो बंध बनाता है ना, वो इंटर मॉलिक्यूलर बंध से, मतलब अणु में के बीच जो बंध बनता है वह परमाणु के बीच के बंध के से ज़्यादा मजबूत होता है। ये कितना एनर्जी इसमें हो, इसमें 200 से 400 किलो जूल एनर्जी इंटर एटॉमिक में होता है, बॉन्ड एनर्जी। जबकि इसका बॉन्ड एनर्जी, मतलब बंधनीय ऊर्जा इंटर मॉलिक्यूलर का होता है 2 से 40 किलो जूल। ठीक है, अब हम लोग इंटर एटॉमिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंटर एटॉमिक में पढ़ना है हम लोग को आयोनिक, ठीक है, कोवलेंट। आयनिक मतलब आयनिक बंध। दूसरा कोवलेंट, सहसंयोजकता, सहसंयोजक आप लोग पढ़े होंगे इसमें 10th क्लास में, सहसंयोजक। उसके बाद आज पूरा डेमो क्लास है, ठीक है, आज डेमो में समझ लीजिए, आज इंट्रो क्लास है, सिर्फ हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद एक फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस समन्वय बंध पढ़े होंगे 10th क्लास में। इस वक्त सिर्फ डिफिनेशन पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये काम कैसे करता है ये नहीं पढ़े होंगे आप लोग। फिर एक आता है मेटैलिक, ठीक है, मेटैलिक। तो ये सब के बारे में समझ लेते हैं एक बार, ये होता क्या क्या है। जैसे आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये आयनिक बंध, इसमें क्या होता है समझाता हूँ मैं। हाँ, आयनिक बंध में क्या होता है ना कि कोई मेटल है, कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है किसी को, और नॉन मेटल क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो दोनों के बीच क्या होता है, फिर बंध बन जाता है। ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है। तो फिर जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, बॉन्ड बनता है, पाई सिग्मा, यही सब बॉन्ड बनता है इसमें। फिर एक आता है मेटालिक बॉन्ड, जैसे कि समझ लीजिए कोई मजबूत सोना मजबूत सोना नहीं है, हीरा रख लीजिए, डायमंड, तो वो कार्बन का संयोजक है। अच्छा, आयरन रख लीजिए Fe। फिर वो देखिए एक रड होता है, तो देखते कितना मजबूत होता है। उसमें क्या होता है पता है, वो मजबूत किस कारण होता है, तो उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बहुत घना होता है, बहुत घना, एकदम मतलब अंदर बहुत घना होता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरे को बहुत ज़ोर से पकड़े रहता है। जैसे अब सोना, ठीक है, तो सोना में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा दूरी पे होता है, तो वो थोड़ा सा लचीला होता है, ठीक है, उसको नर्म, वो थोड़ा नर्म होता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा 24 कैरेट का सोना एकदम बहुत नर्म होता है, उसको जब भी हम लोग गहना लेते हैं तो वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है, 24 कैरेट का। तो वही ये कौन बताता है हम लोग को, ये मेटैलिक बॉन्ड। तो हम लोग ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, आज नहीं कल, अच्छे से। ठीक है, तो ये मेटैलिक बॉन्ड हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ठीक है, अब ये सब किसके बीच होता है, ये सब एटम के बीच होता है। यह इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, जैसे कि वंडर वॉल फोर्स हो गया, H बॉन्ड हो गया। तो ये सब क्या होता है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल
इसमें दो आइटम के बीच, इसमें दो आइटम के बीच, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच, मतलब समझ लीजिए एक हवा, हवा जैसे गैस, ठीक है, गैस के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होता है। तो पानी को देखिए, पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा सा ढीला होता है, और वो गैस का देख लीजिए और कम होता है। तो मतलब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कम फोर्स लगता है, उसके बनिस्बत फिर हम लोग पानी में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा घना होता है, वो मॉलिक्यूल पर ज़्यादा फोर्स लगता है। तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्स, एच बॉन्ड के बारे में। एच बॉन्ड फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो पढ़ेंगे उसमें भी दो तरह का बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा। यहाँ देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, इंटर और इंट्रा, ठीक है। मैं बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा मैं, ठीक है, घबराना नहीं है। जिस तरीके से ये सब लिखते चला गया मैं वो भी लिखूंगा, ठीक है। और डेफिनेशन कोशिश कीजिएगा, डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत समझाना है हमको केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, बहुत। और कोई आदमी अगर आपको बोलता है कि आपको वो 1 घंटे में पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दे रहा है, तो मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। 1 घंटा का ये पूरा टॉपिक तो नहीं है, खुद आप देख रहे हैं, कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये चार तो अकेले 1 घंटा ले गया, इधर पढ़ना है। उसके बाद देखिए केमिकल बॉन्डिंग के कारक, ठीक है, ये रासायनिक आबंधन के कारक क्या क्या हैं, क्या क्या कारक है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग होना शुरू होता है। देखिए पहले देखिए आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन, ये लैटिस एनर्जी। ये क्या होता है कि बॉन्ड जब बनता है ना, जैसे कार्बन और इसके बीच बताते हैं, ये दोनों के बीच, तो ये जब बॉन्ड बनता है ना तो बहुत एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आता है परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, कोई भी बॉन्ड परफेक्ट, ये बताता है हमको कि कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो वो परफेक्टली नहीं बनता, ठीक है, वो उसमें वो आयनिक होता है या कोई, मतलब कुछ ना कुछ उसमें, मतलब परफेक्टली वो बॉन्ड एकदम बॉन्ड नहीं बना लेता, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होती ही होती है। उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक रूल, उसका नाम है फजान्स रूल, ठीक है, उसका नाम है फजान्स रूल, इसके बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद फिर हम अभी ऊपर बताए थे कि कोवेलेंट के बारे में पढ़ना था, संयोजक के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड अकेले नहीं है, देखो क्या क्या पढ़ना है उसमें, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें क्या क्या पढ़ना है, लोन पेयर बनना है, मतलब ऐसे पढ़ोगे तुम लोग, देखो ऐसे 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 कैसे ऐसे 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 करके, इसको कहते हैं लोन पेयर, ठीक है, इसे कहते हैं लोन पेयर, इसको हिंदी में वही कहते हैं यार, लोन पेयर ही बोलते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पढ़ेंगे हम लोग, फिर डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है क्या, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसके बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि NaCl हम कैसे भी लिख सकते हैं, NaCl। और तो ये जो होता है ना, ये डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, मतलब इसमें कोई ना कोई, जब भी कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा इसमें तो एक डायरेक्शन बताएगा वो, ठीक है, ये जैसे तैसे नहीं दिखाएगा ये कोवेलेंट उसमें। इसीलिए हम लोग उसमें पढ़ते हैं थ्योरीज, कौन कौन थ्योरीज, लोन पेयर का, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, डाइपोल मोमेंट का। उसी में हम लोग पढ़ेंगे VBT, तो इंग्लिश में बोलने में आसान होता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हिंदी में देखिए संयोजकता बंधन सिद्धांत ठीक है, ये NCERT में है, ये सारा है NCERT में, लेकिन वो बस 4-4 लाइन 5-5 लाइन समझा देगा ये, लेकिन ये है कम से कम 16-17-18 मिनट का थ्योरी सब है, ये समझाना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। तो ये संयोजकता बंधन सिद्धांत मतलब VBT, ये बोलना ज़्यादा आसान है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद एक और आता है VSEPR। अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक अभी हम लोग तुम लोग को कल नहीं परसों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात बताए थे, SPDF के बारे में, याद है SPDF के बारे में, ये सब क्या था, सबसेल था ना। तो इसमें मैं बताया था कि S का सबसेल ऐसा होता है, P का ऐसा होता है, ये बताया था मैं। तो यही ये जो ये S और ये S, ये जैसे बॉन्ड बनाया, या ये फिर ये दोनों मिलकर फिर बॉन्ड बनाया, ये सब के बारे में पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। ये सब को कहाँ पढ़ना है हम लोग को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि इस, और उसके बाद है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसको जैसे संयोजकता में इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण कोश का सिद्धांत, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण का सिद्धांत, ये क्या है, तो ये देखो किसी वैलेंस सेल में, जैसे कि वैलेंस सेल जो एस का ऐसा हो गया, P का ऐसा हो गया ना,
इसमें ऐसा बना, इसमें ऐसा बना, इसमें ऐसा बना, इसमें ऐसा बना, ठीक है। ये सब ऐसा जैसे मान लिया बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें VSEPR थ्योरी में। फिर उसके बाद आता है मौत मौत नहीं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिट में मतलब आणविक कक्षीय सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो टॉटोमेरिज्म हम लोग को टेंशन ख़त्म कर देगा, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोग छोड़ के आए हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या करता है, ये बताता है कि जैसे कि आइटम आ रहा है ऑर्बिटल में, ठीक है, तो ऑर्बिटल पहले क्या करेगा ना, उस एनर्जी को मिक्स करके पहले सबको बराबर कर लेगा, उसके बाद एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसको बारे में पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के में। तो इतना सारा कुछ जो हम लोग को पढ़ना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए, है ना। तो ये पूरा इंट्रो क्लास था, मैंने सोचा कि आज मैं क्लास भी शुरू करूँगा, लेकिन इतना मैं बोर हो गए होंगे, ठीक है तो हम लोग ना कल से पढ़ाई शुरू करेंगे बॉन्ड के बारे में, ठीक है।